Student, good afternoon to all of you. Today discuss the topic is एंजाइम्स के जो भी एंजाइम्स और एंजाइम्स के जो भी रेस्ट पार्ट हैं उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो इसके पहले लेक्चर में मैं बताई थी कि एंजाइम क्या है, एंजाइम्स के एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एंजाइम्स का एक्टिव साइड क्या है, उसका फैक्टर इफेक्टिंग क्या है, ऑल आर डिस्कस फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो लेक्चर में किए हैं। उसके बाद हम लोग आज हम लोग क्या देखेंगे कि एंजाइम्स का मैकेनिज्म क्या है, उसका इनहिबिशन प्रोसेस क्या है, उसका एप्लीकेशंस क्या है। तो ये सब जानने के पहले हम लोग रिवाइज करते हैं कि एंजाइम्स क्या है। एंजाइम्स आर द एक बायोकैटालिस्ट है, जो मैं आपको पहले में भी बताई हूँ, दूसरे में भी बताई थी कि एंजाइम्स एक बायोकैटालिस्ट है दैट्स स्पीड्स ऑफ द रेट ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शन। उसमें बहुत सारे हैं हमारे बॉडी में, एवरी आवर एवरी मिनट बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शंस कैरिड आउट हो रहे हैं। तो मोस्ट एंजाइम्स द 3 डायमेंशनली ग्लोबुलर प्रोटीन, जो कि हमारे प्रोटीन इन नेचर के एंजाइम्स हैं। ऑल आर एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। तो वो एंजाइम्स हमारे बॉडी में ग्लोबुलरली बाइंड होके रह रहे हैं, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के जैसे। उसके बाद क्या हो रहा है कि ये जो है ये कैरिड आउट कौन कर रहा है, सोम स्पेशल आरएनए स्पीसीज दे एक तो एंजाइम्स आर कॉल्ड द राइबोसोम। तो जो जितने भी एंजाइम्स हैं सब एक आरएनए स्पीसीज है, इसीलिए हम लोग इसको राइबो एंजाइम बोलते हैं, क्योंकि इसमें राइबोज पार्ट्स है, राइबो ग्लूकोज पार्ट्स है, ठीक है ना। और नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं कि जो एंजाइम्स हैं वो हमारे बॉडी के कौन से साइट्स में कैरिड आउट हो रहे हैं, कौन से साइट्स में अवेलेबल रहते हैं, कहाँ पे बाइंड होके रहते हैं हमेशा। तो एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड इन राइबोसोम। हमारे बॉडी के जो राइबोसोम हैं बॉडी में सिंथेसाइज्ड कौन सी होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो सिंथेसाइज्ड होते हैं वो हमारे बॉडी के कहाँ पे होते हैं, जो हमारे बॉडी के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस हिस्से में सिंथेसाइज्ड होते हैं। तो दे आर सिंथेसाइज्ड कैरिड आउट बाय द डीएनए। जो इंफॉर्मेशन होता है सिंथेसाइज प्रोसेस इन बिटवीन, दे आर कैरिड आउट इन बिटवीन डीएनए, ठीक है। तो ये जो एमिनो एसिड्स आर बॉन्ड टुगेदर टू फॉर्म ए स्पेसिफिक एंजाइम अकॉर्डिंग टू द डीएनए कोड्स। तो ये डीएनए और एंजाइम्स के डीएनए के कोडिंग और एंजाइम्स के बीच में एक स्पेसिफिक बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, वो करता है एमिनो एसिड। इन दो एमिनो एसिड के बीच में स्पेसिफिक बॉन्ड प्रोसेस कैरिड आउट होते हैं। अब देखते हैं कि हम इसके मैकेनिज्म प्रोसेस क्या है। एंजाइम्स के मैकेनिज्म प्रोसेस मेनली 2 टाइप्स के हैं, एक हुआ थर्मोडाइनमिक चेंजेस एंड अदर वन इज द प्रोसेस एट द साइड्स। तो जो हमारा मैकेनिज्म प्रोसेस होता है वो किस तरीके से होता है, थर्मोडाइनमिक चेंजेस है क्या, प्रोसेस एट द साइड्स एक्टिविटी है क्या, वो कितने तरह से होता है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थर्मोडाइनमिक चेंजेस, ऑल द एंजाइम रिएक्शंस हैव एनर्जी बैरियर बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जितने भी हमारे एंजाइम्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर बैरियर कौन होते हैं, जो भी हम लोग का इन जनरल, एंजाइम को छोड़ दो, इन जनरल अगर हम लोग कोई केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं तो उसमें एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट होते हैं। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो रिएक्शन होता है फाइनली कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक कन्वेनर होते हैं, एक एंजाइम होते हैं, एक बैरियर होता है। तो जो एंजाइम होता है वो हुआ एंजाइम्स का बैरियर, मतलब केमिकल रिएक्शंस के बीच में एंजाइम जो है उसको हम लोग बोलते हैं बैरियर, कन्वेनर हुआ। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में होते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे हम लोग का है ये हुआ हमारा रिएक्टेंट साइड। तो ये जो रिएक्टेंट है यहाँ से हम लोग रिएक्टेंट यदि कैरिड आउट कर रहे हैं, इंज्यूट कर रहे हैं, तो ये रिएक्टेंट रिएक्शंस हो के जब हम लोग यहाँ पे
सब्सट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो रिएक्टेंट का रिएक्शंस कैरिड आउट होगा। रिएक्टेंट प्लस सब्सट्रेट मिलके प्रोडक्ट देंगे। तो ये रिएक्टेंट जो है ये फाइनली आएगा अपना ट्रांजिट स्टेट पे। ठीक है, ट्रांजिट स्टेट पे आने के बाद फाइनल एक ऐसा स्टेट आएगा जहाँ पे हम लोग जितना भी सब्सट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, जो कि ये स्टेट है। यहाँ इसके बाद हम लोग को अगर हम लोग और सब्सट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज भी कर रहे हैं तो इसके बाद हम लोग को कोई रिजल्ट्स नहीं दिखाएगा, कोई रिएक्टेंट्स का इंक्रीमेंट नहीं दिखाएगा और वो फाइनली रिड्यूस्ड हो जाएगा या फिर कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्टेट है इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिएंट स्टेट्स और ऑन कैटालाइज्ड स्टेट। ठीक है, और जो ये वाला है उसी तरीके से और एक रिएक्टेंट देंगे। तो ये रिएक्टेंट में कैटालाइज्ड के हिसाब से रिएक्टेंट होगा और ये है ये ट्रांजिएंट्स का कैटालाइज्ड स्टेट है। तो हम लोग एक कैटालाइज्ड और एक नॉन कैटालाइज्ड के अंदर रिएक्शंस करके ग्राफ देख रहे हैं। तो एक कैटालाइज्ड जो है उसका बहुत शार्प ग्राफ हो रहा है और नॉन कैटालाइज्ड वो बहुत लॉन्ग ट्रांजिएंट स्टेट होके शार्प रिएक्शन होके प्रोडक्ट कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सब्सट्रेट है वो ट्रांजिएंट स्टेट और सब्सट्रेट के बीच में जो बैरियर है, मतलब रिएक्टेंट और ट्रांजिएंट स्टेट जो गए कि सब्सट्रेट और ट्रांजिएंट स्टेट के अंदर जो बैरियर है, जो हम लोग सब्सट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं तब जाकर ट्रांजिएंट स्टेट आ रहा है। ट्रांजिशन स्टेट आने के बाद हम लोग जितना भी सब्सट्रेट इंक्रीज करेंगे उसमें कोई भी नहीं होगा। तो वो जो है उसको में एक बैरियर होता है, एक वे होता है, उसको बोलते हैं एक्टिवेशनल बैरियर और एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्मोडायनामिक के चेंजेस क्या है। थर्मोडायनामिक के चेंजेस कैसे कैसे हो रहे हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, थर्मोडायनामिक के चेंजेस के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, only a few substances cross the activation barrier and changes into the product। कुछ फ्यू सब्सटेंस होते हैं जो कि एक्टिवेशनल बैरियर को क्रॉस करते हैं और प्रोडक्ट में चेंजेस दिखाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं तो बहुत कम सब्सटेंस होते हैं जो कि एक्टिवेशन बैरियर को कैरियर कर पाते हैं, नहीं तो कोई भी मतलब सब एक्टिवेशन बैरियर के अंडर रहते हैं। ठीक है, that is why the uncatalyzed reactions is much slow। Enzymes provides an alternate pathway for the conversions of substrate into the product। ये एक अल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड करता है, एक अल्टरनेट वे प्रोवाइड करता है कन्वर्शन ऑफ द सब्सट्रेट एंड प्रोडक्ट के बीच में। प्रोडक्ट और सब्सट्रेट के बीच में कन्वर्ट करवाने के लिए एक स्पेसिफिक पाथवे प्रोवाइड करता है। एंजाइम एक्सेलरेट द रिएक्शन रेट बाय फॉर्मिंग द ट्रांजिशन स्टेट हैविंग द लो एक्टिवेशनल एनर्जी। एंजाइम्स जो है वो रिएक्शन रेट्स को एक्सेलरेट करता है, एक्टिवेट कराता है और मतलब ट्रांजिशन स्टेट के अंदर एक्टिवेशनल एनर्जी को एक्सेलरेट करवाता है रेट ऑफ रिएक्शंस को फॉर्मिंग करवाने के लिए। ठीक है, hence the reactions rate is increased manifold in the presence of enzyme। The total energy of the systems remains the same and equilibrium state is not distributed। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो मतलब चेंजेस हो रहा है उसके बीच में क्या मतलब हमारा एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कैसे है। तो ये हुआ हमारा, देखो सब्सट्रेट जो कि लैक्टोज हम लोग लिए हैं। तो जब लैक्टोज को हम लोग सेपरेट करवाएंगे या केमिकली ब्रेक करवाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, लैक्टोज किस किस को लेके बनता है, एक ग्लूकोज एक गैलेक्टोज को लेके। तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज इज इक्वल टू लैक्टोज। तो जब लैक्टोज डिवाइड होंगे और ब्रेकिंग होंगे उनके अंदर के बॉन्ड, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलेंगे, गैलेक्टोज मॉलिक्यूल मिलेंगे। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी विथआउट एनर्जी, यदि हम लोग का एनर्जी विथआउट रहेगा मतलब हम लोग कुछ भी एनर्जी उसमें प्रोवाइड नहीं करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी रहेगा। उसके बाद यदि हम लोग
कुछ एनर्जी स्प्लिट करवाएंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, यदि हम लोग यहाँ पे एनर्जी पुश करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी टॉप पे जाएगा, मतलब नेट रिजल्ट आएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे एक देखिए जैसे, और हम लोग ऐसा एक टाइम आता है कि जब भी जितना भी हम लोग एनर्जी पुश करें वहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए जैसे लैक्टोज है, लैक्टोज एंजाइम्स के साथ मिलके, ये एक सब्सट्रेट है लैक्टोज, ये एक एंजाइम है। तो सब्सट्रेट और एंजाइम्स के बीच में रिएक्शंस होके एक कम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं जो कि आपस में कंबाइंड हो गए रहते हैं, अपने शेप पे बाइंड होके रहते हैं। एंजाइम्स का एक एक्टिव साइड है, वहीं पे ही वो सब्सट्रेट बाइंड होगा। तो जो एंजाइम्स का एक्टिव साइड है उसके शेप के हिसाब से हम लोग सब्सट्रेट लिए हैं, तो वो आके उसकी शेप में बाइंड हो जाएगा। उसके बाद एक कम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, दैट्स कम्प्लेक्स विल बी कैरिड आउट द रिएक्शंस एंड फाइनली गिवन ए प्रोडक्ट। तो जो फाइनल प्रोडक्ट गिवन होगा वो कैसे होगा, ये एंजाइम से ये सेपरेट हो जाएंगे और जो सब्सट्रेट थे वो आपस में स्ट्रेचनिंग होके फाइनली ब्रेक हो जाएंगे। और ब्रेक होके जो हमारा लैक्टोज 2 का मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड लिए थे वो सेपरेट हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे कैसे हुआ, यहाँ पे हम लोग एंजाइम्स में सब्सट्रेट में एनर्जी पुश किए तो एक्टिवेशन एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट हुआ। अब जब हम लोग जितना भी, एक ऐसा टाइम आया कि उसमें जितना भी हम लोग एनर्जी पुश करेंगे उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, तो वो ट्रांजिट हो जाएगा और रिड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। इस तरीके से एक ट्रांजिशन स्टेट एक्टिवेशन एनर्जी डेवलप होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या बोले थे, मैकेनिज्म प्रोसेस मेनली कैरिड आउट इन 2 वे, वन इज द थर्मोडायनामिक एंड अदर वन इज द प्रोसेस एक्टिव। तो अब हम लोग देखते हैं कि प्रोसेस एट द एक्टिव साइड में कैसे प्रोसेस कैरिड आउट है, एक्टिव साइड में प्रोसेस कैसे हो रहा है। तो एक्टिव साइड में प्रोसेस होता है मेनली 4 टाइप्स में, वन इज द कोवैलेंट कैटलिस्ट, अनदर वन इज द एसिड बेस कैटलिस्ट, नेक्स्ट वन इज द कैटालिसिस बाय प्रॉक्सिमिटी एंड लास्ट वन इज द कैटालिसिस बाय स्ट्रेंथ। तो हम लोग देखते हैं कोवैलेंट कैटलिस्ट कैसे होता है। कोवैलेंट कैटालिसिस, the enzymes form covalent linkage with substrate forming transients enzyme substrate complex with very low activation energy। जो हमारा मतलब, फॉर एग्जांपल हम लोग बोले कि हम लोग लिए हैं लैक्टोज, तो लैक्टोज में ग्लूकोज और गैलेक्टोज है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज को बाइंड करके कौन से बॉन्ड है, एक कोवैलेंट बॉन्ड है, जो कि ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज के बीच में एक बॉन्ड है जो कि हमारे लैक्टोज फॉर्मेशन कराता है, दोनों में रिएक्शंस करवा के, ठीक है। उसी तरीके से एंजाइम्स का एक एक्टिव साइड होता है और सब्सट्रेट हम लोग लेते हैं। तो जो सब्सट्रेट लिए हैं उस सब्सट्रेट के ये सब्सट्रेट है और ये एंजाइम है। तो ये सब्सट्रेट और एंजाइम्स के बीच में रिएक्शंस होकर हम लोग को एक कॉम्प्लेक्स दे रहा है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स दे रहा है इसमें जो बाइंड हो रहे हैं सब्सट्रेट एंजाइम्स के साथ, तो ये बाइंड किसके थ्रू हो रहे हैं, एक कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है तो इंटरेक्शन बिटवीन द एंजाइम सब्सट्रेट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड। तो ये कॉम्प्लेक्स तो फॉर्मेशन हो गया, लेकिन इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड कितने हुए, बहुत लो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड हो गए। उसके बाद जब रिएक्शंस कैरिड आउट होंगे तो ये जो कॉम्प्लेक्स है वो सेपरेट होंगे और प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे। तो जो एंजाइम हमारा ओरिजिनल रेट में था उसी तरीके से हम लोग को मिल जाएगा, और जो सब्सट्रेट है वो क्या होंगे, स्ट्रेटनिंग होके डिवाइड हो जाएंगे और हम लोग को प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द, हम लोग देखते हैं कि एसिड बेस कैटालिस्ट क्या है। अब एसिड बेस कैटालिसिस प्रोसेस तो होता है, एसिड रिएक्शन होता है, कुछ एसिड मॉलिक्यूल होता है, कुछ बेस मॉलिक्यूल होता है, उन बीच में रिएक्शन होता है। तो फॉर एग्जांपल एसिड इज H+, बेस इज OH-। तो उसी तरीके से
इस एंजाइम्स मतलब जो एंजाइम है वो एक एसिड बेस एंजाइम्स भी इसके हैं, जिसका नाम है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम मीन्स ऑक्सीडो मीन्स ऑक्सीडेशन प्रोसेस और रिडक्टो मीन्स ऑक्सीडो मीन्स ऑक्सीडेशन प्रोसेस और रिडक्टो मीन्स रिडक्शन प्रोसेस। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस कैरिड आउट इन बिटवीन द कन्वेनर और एंजाइम्स आर कॉल्ड एज द ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। ठीक है, तो मोस्टली एट द एक्टिव साइट्स हिस्टीडीन इज प्रेजेंट। तो जितने भी एक्टिव साइड है एंजाइम्स के, वहाँ पे मोस्टली हिस्टीडीन प्रेजेंट रहता है। वो क्या करता है, विच एक्ट इज बोथ डोनर एंड एक्सेप्टर्स प्रोटॉन्स। तो वो एक्टिंग करवाता है, एक्ट करवाता है, बाइंड करवाता है बोथ डोनर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर प्रोटॉन को। तो डोनर मतलब ऑक्सीडेशन और एक्सेप्टर मतलब रिडक्शन प्रोसेस। तो बोथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस कैरिड आउट कराते हैं हिस्टीडीन। नेक्स्ट वन इज द कैटालिसिस बाय प्रोक्सीमेंट। तो कैटालिसिस बाय प्रोक्सीमेंट में क्या होता है, यहाँ पे जो कैटालिसिस मॉलिक्यूल है मोस्ट कॉमन बॉन्ड फॉर्मिंग डिस्टेंस, ये बॉन्ड के अंदर डिस्टेंस फॉर्मिंग करवाते हैं। द when enzyme bind the region high substrate concentration is produced at active site. This will orient substrate molecule specifically in a positions ideally of them. ठीक है, तो ओम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को पोजीशन ओरिएंट करवाता है, पोजीशंस दिखाता है कि आइडियली तेरा पोजीशंस यहाँ पे है तो बाइंड होगा। जो मतलब जैसे हम लोग एक सबस्ट्रेट बोले, एक एंजाइम बोले, सबस्ट्रेट के जो भी पोजीशन जो भी शेप है वो एंजाइम्स के एक्टिव साइट के साथ अगर सिमिलर होगा तब तो आके वहाँ पे बाइंड होगा। अगर सिमिलर नहीं है तो एंजाइम्स उसको एक्यूमुलेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है वो भी देखना है। तो ये है उसका मतलब प्रोक्सिमिटी की, मतलब वो दिखाएगा उसको आइडियल पोजीशन दिखाएगा कि तेरा पोजीशन यहीं पे है, तुम यहाँ आके रिएक्शन करवा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है। तो कैटालिसिस का जो भी मतलब हमारे एंजाइम्स का बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेन है, ये हमारे क्या है कि अंडरस्टैंड बाय द लाइस प्रोसेस। ये कैरिड आउट करवाता है लाइस प्रोसेस, मतलब लाइसिस करवाता है। दो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है उनको स्ट्रेटनिंग करवा के ब्रेक डाउन करवाता है। तो एंजाइम्स और सबस्ट्रेट तो बाइंड होके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किए, कॉम्प्लेक्स होने के बाद उनके अंदर रिएक्शंस हुआ, रिएक्शंस होने के बाद एंजाइम सेपरेट हो गए और सबस्ट्रेट जो है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के अंदर में सबस्ट्रेट के अंदर में स्ट्रेटनिंग हुआ और जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल था वो ब्रेक हो गया। ब्रेक होके हम लोग को एक सॉफ्ट प्रोडक्ट दे दिया और एक एंजाइम्स दिया। तो वो ही यहाँ पे है कि एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंड causes reorientation of the substrate of a site due to in strained condition. Thus transitional state is required and here bond is unstable and eventually broken. In this way the bond between substrate is broken and convert into the product. तो bond between substrate, जो सबस्ट्रेट के बीच में बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाएगा और प्रोडक्ट में कन्वर्सन होगा। ठीक है, यहाँ पे ये देख लीजिए। अब जैसे ये हुआ एंजाइम सबस्ट्रेट का, ये एंजाइम्स, ये उसका एक्टिवेशन साइड। तो सबस्ट्रेट आके एंजाइम्स के इज एक्टिवेशन साइड में बाइंड होंगे और एक कम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे। ये क्या होगा, जब रिएक्शंस होगा तो चेंजेस होके फिर फाइनल रिएक्शंस में हम लोग को एंजाइम्स जो ओरिजिनल वे में थे वो वे में मिल जाएंगे और जो सबस्ट्रेट थे उसके अंदर में जो बॉन्ड है, ये जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है इनके बीच में जो बॉन्ड है वो स्ट्रेटनिंग होके ब्रेक हो जाएंगे और फाइनली हमको प्रोडक्ट कैरिड आउट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लॉक एंड की मॉडल। तो हमारा जो एनालिसिस हमारा जो एंजाइम्स के मैकेनिज्म प्रोसेस के मेन मैकेनिज्म क्या है कि लॉक एंड की मॉडल। इसमें क्या होता है कि जो एंजाइम है
और सब्सट्रैक्ट है वो किस तरीके के से वर्क करेंगे, जैसे एक लॉक और की, मतलब एक ताला और एक चाबी का वर्क होता है। ताला में क्या होता है, स्पेसिफिक चाबी होते हैं, स्पेसिफिक की होते हैं, हर एक स्पेसिफिक लॉक के लिए और एक स्पेसिफिक की होते हैं। आप अगर एक लॉक के दूसरे लॉक के की का इस्तेमाल करोगे, एक लॉक में दूसरे लॉक के की का इस्तेमाल करोगे, उसी लॉक का नहीं करोगे तो वो लॉक खुलेगा नहीं, ओपनिंग होगा। तो उसी तरीके से एंजाइम्स के, हर एक एंजाइम्स के लिए एक स्पेसिफिक सब्सट्रैक्ट होते हैं, स्पेसिफिक शेप के सब्सट्रैक्ट होते हैं बोल के यहाँ पे ये साइंटिस्ट बताए हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो एंजाइम्स का एक्टिव साइट है उसका जैसा शेप होगा उसी शेप का सब्सट्रैक्ट अवेलेबल रहेंगे, तब यहाँ पे रिएक्शंस होगा और फाइनली प्रोडक्ट गिवन होगा। तो यहाँ पे ये मॉडल को कौन डेवलप किया था, एक जर्मन साइंटिस्ट बायोकेमिस्ट्री किए थे जो कि ईमेल फिशर उनका नाम है, और इन 1894 में जर्मन साइंटिस्ट ईमेल फिशर इन 1894, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज रिगिड एंड कम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। ये साइंटिस्ट क्या बोले कि एंजाइम्स बहुत रिगिड है और कम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर है, मतलब उसका शेप जैसा रहेगा उसी तरीके का ही एंजाइम्स एक्युमुलेट करेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। और वो रिगिडिटी है, वो बहुत हार्ड है, ठीक है। द सब्सट्रैक्ट फिट इनटू द बाइंडिंग साइड्स ऑफ एंजाइम जस्ट लाइक ए की फिट, ठीक है। और क्या होता है, इनटू द प्रॉपर लॉक एंड और ए हैंड इनटू द प्रॉपर ग्लोव। जैसे हमारे और एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि हर एक इंसान के, हर एक ह्यूमन बीइंग के जो हैंड है उनका शेप अलग अलग होता है। तो यदि हम लोग हमारे कोई भी एक जन के हाथ का ग्लोव्स हम लोग ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल माय हैंड, मेरा हैंड का ग्लोव हम लोग यदि आप लोग से किसी एक को दूंगी, पहनो बोलूँगी, तो आप पहन पाओगे, आपके हाथ में फिट आएगा, नहीं आएगा। तो जो मेरे हैंड का ग्लोव है वो मुझे ही काम आएगा, आपके हैंड का ग्लोव आपको ही काम आएगा। तो उसी तरीके से एंजाइम्स के भी सब्सट्रैक्ट स्पेसिफिक होते हैं, हर एक एंजाइम्स के लिए हर एक सब्सट्रैक्ट स्पेसिफिक रहते हैं, एक एंजाइम्स के सब्सट्रैक्ट दूसरे एंजाइम में काम नहीं आते हैं बोल के ये साइंटिस्ट बताए हैं, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, द एक्टिव साइड्स ऑफ एन एंजाइम इज रिगिड एंड प्री सेप टेम्पलेट, इसका पहले से सेप्ट होके रहता है, व्हेन ओनली स्पेसिफिक सब्सट्रैक्ट कैन बाइंड, तो ये खाली उसी स्पेसिफिक सब्सट्रैक्ट के साथ ही बाइंड हो पाएगा और दूसरे किसी के साथ हो नहीं पाएगा बोल के ये साइंटिस्ट बताए हैं। देयर इज नो चेंज इन द एक्टिव साइट्स बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शंस। दिस मॉडल डज नॉट गिव एनी स्कोप of the flexibility nature of enzyme, hence this model totally fail explain my fact of enzyme reaction। तो फिर यहाँ पे और एक साइंटिस्ट आए जो कि ये प्रिंसिपल को फेक बताए और बोले कि यदि हमारा इसी तरीके से खाली एंजाइम स्पेसिफिक वे में काम करेगा तो जो मतलब दूसरे शेप के सब्सट्रैक्ट है उसमें रिएक्शन नहीं होगा क्या, उनके बीच में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा क्या। तो इसीलिए ये प्रोसेस को फेल बताए और एक नए साइंटिस्ट दूसरा प्रोसेस से डेवलप किए, दूसरा मॉडल डेवलप किए जिसका नाम है इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लॉक एंड की का एक एग्जांपल और डायग्राम देख लेते हैं कि जैसे ये सब्सट्रैक्ट है, वाह ये एंजाइम है, तो एंजाइम का जो भी शेप है उसी शेप के तरीके का ये सब्सट्रैक्ट है दोनों। तो ये यदि हम लोग इसका शेप को चेंज कर देंगे तो यहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा, या इसका शेप चेंज कर देंगे तो यहाँ पे ये सब्सट्रैक्ट बाइंड नहीं हो पाएगा, तो ये रिएक्शंस कैरिड आउट नहीं होगा बोल के और एक साइंटिस्ट बता रहे हैं और एक मॉडल डेवलप करके, ठीक है। तो ये तो अपना शेप के हिसाब से एक्युमुलेट होके कम्प्लीमेंटरी शेप है, ये दोनों के स्पेसिफिक शेप हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होके हमको प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल लॉक एंड की हो गया, ग्लोब हो गया, ये इसके एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल क्या है। इंड्यूस्ड फिट मॉडल में क्या होता है, जो एंजाइम्स का शेप है वो शेप सब्सट्रैक्ट के शेप के साथ चेंज हो सकता है,
इंड्यूस्ड हो सकता है, कम्प्लीमेंटरी कर सकता है। तो सब्सट्रेट का शेप यदि अलग होगा और एंजाइम का शेप यदि अलग होगा तो वो आपस में एडजस्टमेंट कर सकते हैं बोल के ये मॉडल में बोला गया है। दिस थ्योरी proposed by scientist Daniel Gross लैंड इन 1958 में लैंड साइंटिस्ट ने फ्लोरिक मॉडल प्रपोज किया जिसका नाम है कि इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ठीक है, एज पर दिस मॉडल द एक्टिव साइड्स इज नॉट रिगिड, ये बहुत रिगिड नहीं है। एक्टिव साइड एंजाइम्स के जो एक्टिव साइड है वो कम्प्लीमेंटरी है, रिगिड नहीं है, हार्ड नहीं है, प्रीसेप्ट है एंड कम्प्लीमेंटरी है, मतलब पहले से सेफ है लेकिन कम्प्लीमेंटरी है। टू द सब्सट्रेट ऑफ एंजाइम्स इज इजीली बाइंड टू द एनी टाइप्स और शेप ऑफ द सब्सट्रेट, कि कोई किसी भी टाइप्स के सब्सट्रेट होंगे, किसी भी शेप के होंगे, वो इजीली कम्प्लीमेंट करवा के सब्सट्रेट के साथ बाइंड हो सकते हैं बोल के ये साइंटिस्ट बताए हैं। इन दिस मॉडल द एक्टिव साइड्स ऑफ एन एंजाइम इज कंसिडरेबली फ्लेक्सिबल सो दैट द एक्यूमुलेट ऑफ द वाइड वेराइटी ऑफ सब्सट्रेट मॉलिक्यूल और शेप ऑफ द एक्टिव साइड्स ऑफ एंजाइम्स आर नॉट एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंटरी। सो enzyme shape will be changed according to the substrate molecule. Hence this types of theory is called as the induced fit model और थ्योरी। तो ये साइंटिस्ट क्या बोले हैं कि जो एंजाइम्स का शेप है वो शेप के हम लोग सब्सट्रेट के सेवरल शेप में, बहुत सारे शेप में, बहुत सारे टाइप्स के हम लोग सब्सट्रेट ले सकते हैं। इसमें हम लोग किसी भी शेप के किसी भी टाइप्स के सब्सट्रेट लेंगे तो एंजाइम्स उसको एक्युमुलेट कर लेगा और वो अपना उसी शेप में डिवाइड होके बाइंड हो जाएगा, उसी शेप में कम्प्लीमेंट आके बाइंड हो जाएगा। ये रिगिड नहीं है इसका एक्टिव साइड और ये अपना शेप को चेंज करके सब्सट्रेट के साथ बाइंड हो सकता है और हम लोग को प्रोडक्ट गिवन करवा सकता है बोल के दिस साइंटिस्ट बताए हैं। तो इसमें देखते हैं हम इसका डायग्राम कैसे होगा। ये हुआ हमारा सब्सट्रेट का शेप, ये है एंजाइम्स का शेप। तो सब्सट्रेट और एंजाइम्स के शेप में देखो डिफरेंस है, इसका शेप अलग है, एंजाइम का सब्सट्रेट का शेप अलग है, लेकिन रिएक्शंस होने के बाद जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ, एंजाइम अपना शेप को सब्सट्रेट के साथ चेंज कराया और वो सब्सट्रेट के शेप के हिसाब से अपना शेप बनाया और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद यहाँ देखो ये एंजाइम्स फ्लेक्सिबिलिटी, इसका शेप अलग है, इसका शेप रिगिडिटी, इसका शेप अलग है। जो हमारे सब्सट्रेट है वो रिगिड फॉर्म में, वो हार्ड फॉर्म में है, लेकिन एंजाइम्स के एक्टिव साइड वो रिगिडिटी नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है। तो वो एंजाइम्स अपना एक्टिव साइड का शेप को चेंज करके सब्सट्रेट के साथ बाइंड होके और अपना कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कराता है। ये एग्जांपल उसी तरीके से और भी है। तो ये वो हमारा जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि एक फॉर एग्जांपल सेल्फी स्टिक, ठीक है। तो सेल्फी स्टिक में क्या होते हैं कि सेल्फी स्टिक के जो स्टिक का अपर पार्ट है वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, हम लोग जितना खींचें वो स्ट्रेट करें वो स्ट्रेट होगा। मोबाइल के शेप में आके वो मोबाइल को भी बाइंड कर सकता है। तो स्टैंड और मोबाइल के अंदर जब हम लोग इसको इंड्यूस्ड करवाते हैं तो स्टैंड इज ए फ्लेक्सिबिलिटी लेकिन मोबाइल इज ए रिगिडिटी। तो स्टैंड और मोबाइल के अंदर वो अपना कम्प्लीमेंटरी करवाते हैं, स्टैंड अपना फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है और मोबाइल को अपने अंदर कम्प्लीमेंट करवाता है, अपने अंदर बाइंड करवाता है। तो जाके हम लोग उसको स्टैंड स्टिक के तरीके से यूज कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मैकेनिज्म प्रोसेस आर कंप्लीटेड। उसके बाद जो हमें इसके पहले क्लास में एक बताई थी कि मार्चली मेंटेनेंस इक्वेशंस और फैक्टर इफेक्टिंग में बताई थी कि सब्सट्रेट कंसंट्रेशन ऑन द डिपेंड ऑफ द मार्चली मेंटेन इक्वेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे मार्चली मेंटेन इक्वेशंस क्या हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द एंजाइम्स रिवर्सिबली कंबाइंड विद द सब्सट्रेट
to form the enzymes substrate complex and subsequently wide product regenerating the free energy। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एंजाइम्स और सबस्ट्रेट एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करवाए और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होने के बाद सब्सिक्वेंटली यील्डिंग हुआ वन प्रोडक्ट और वन फ्री एनर्जी। तो फ्री एनर्जी जो है वो हम लोग एंजाइम्स के ओरिजिनल एंजाइम्स के जैसे हम लोग को ओरिजिनल रूप में मिला है, तो हम लोग इसको रीयूज कर सकते हैं और प्रोडक्ट हमको मिल गया। तो एस फॉर सबस्ट्रेट, ई फॉर एंजाइम, ई एस मीन्स सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स, पी इज द प्रोडक्ट। K1, K12 आर द रेट ऑफ कांस्टेंट, जो हमारे इक्विलिब्रियम रेट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में जो मैं आपको बताई थी उसकी कांस्टेंट है। ठीक है, तो माइचेली-मेंटेन इक्वेशन में क्या होता है कि ये जो वेलोसिटी है वो सबस्ट्रेट के साथ द इक्वेशन विच डिस्क्राइब द वेलोसिटी वेरीज इन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन के साथ वेरीज होते हैं, तो वी मैक्स सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बाय Km इंटू Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। V इज द इनिशियल वेलोसिटी रिएक्शन, V मैक्स इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, Km इज द माइचेली-मेंटेन कांस्टेंट और S इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी हम लोग को निकालने के लिए, एक वेलोसिटी का रेट निकालने के लिए जो हम लोग सबस्ट्रेट के लिए वेलोसिटी यूज किए हैं, जितना एक फाइनल सबस्ट्रेट के अंदर में जितना हम लोग कंसंट्रेशन यूज किए मूव करवाने के लिए सबस्ट्रेट को, उसका मैक्सिमम रेंज प्लस कांस्टेंट इनटू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, कितना हम लोग कंसंट्रेशन लिए हैं उसके बीच में ये रिएक्शंस होके रिजल्ट्स कैरिड आउट होते हैं। तो एजप्शन द माइचेली-मेंटेन इक्वेशंस, following assumptions are made by the driving of Michaelis-Menten equations relative to the concentrations of E and H, steady state assumption, initial velocity, all about। then inhibition process क्या है? एंजाइम्स के बीच में क्या होता है कि जो मतलब इनहिबिट्स करवाते हैं, जो प्रोसेस कैरिवेट करवाते हैं इनहिबिटर्स के, उनको बोलते हैं इनहिबिशन। The prevention of an enzyme process is a result of interaction of the inhibitors with the enzyme. Inhibitors any substance that can diminish the velocity of an enzyme catalyzed reactions is called as the inhibitors। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स क्या हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के इनहिबिशंस, one is the reversible and another is the irreversible। Reversible are again divided into different types, one is the competitive, non-competitive, mixed and non-competitive। ठीक है, तो जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स है वो क्या है? रिवर्सिबल इनहिबिटर्स कैन बी बाइंड टू द एंजाइम थ्रू वीक नॉन कोवलेंट बॉन्ड। जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं वो बाइंड होते हैं एंजाइम्स के बीच में और नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन के साथ, सच एज आयोनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, इंटरेक्शन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद बिकॉज रिवर्सिबल इनहिबिटर्स डू नॉट फॉर्म एनी केमिकल बॉन्ड रिएक्शंस विद द एंजाइम्स, they are formed rapidly and can easily removed, thus the enzymes and inhibitors complex is rapidly dissociate in contrast to reversible inhibitions। ठीक है, तो ये जो रिवर्सिबल है ये बॉन्ड फॉर्मेशन कराते हैं। किस तरीके के बॉन्ड फॉर्मेशन कराते हैं? आइदर आयनिक, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेट्रा। ये बहुत टाइप्स के हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। वन इज द कॉम्पिटिटिव, ऑन कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, मिक्स। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में क्या होते हैं कि कम्पीट करवाते हैं आपस में, जैसे कंपटीशन करवाते हैं, मतलब कम्पीट करवाते हैं एंजाइम्स और सबस्ट्रेट के बीच में कम्पीट होगा और उसका एक स्पेसिफिक शेप होता है। जिस तरीके का सबस्ट्रेट का शेप रहेगा उसी तरीके के एंजाइम्स का शेप रहेगा और आपस में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कराएंगे। लेकिन जो हमारे इनहिबिटर्स हैं वो उसका भी शेप उसी तरीके का होता है जैसा सबस्ट्रेट का शेप होता है।
तो सब्सट्रैक्ट और इनहिबिटर दोनों आपस में कम्पीट होते हैं एंजाइम्स के एक्टिव साइड में बाइंड होने के लिए, कौन पहले जाके बाइंड होगा। अगर सब्सट्रेट के शेप में इनहिबिटर्स आके बाइंड हो जाएगा तो सब्सट्रेट बाइंड नहीं हो पाएगा, सब्सट्रेट बाइंड नहीं हो पाएगा तो हम लोग को रिएक्शन नहीं मिलेगा। एंजाइम्स और सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करा के रिएक्शंस होके बाइंड प्रोडक्ट कन्वर्शन होते हैं ना। तो अगर सब्सट्रेट ही बाइंड नहीं होगा एंजाइम में तो प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा। सब्सट्रेट का तो सब्सट्रेट के शेप के जैसे ही इनहिबिटर का शेप है तो इनहिबिटर्स उसके पहले आके सब्सट्रेट के पहले एंजाइम्स में बाइंड हो गया, तो एंजाइम और इनहिबिटर्स का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट कैरिड आउट नहीं होंगे। उसके बाद उसी का ये ग्राफ है कि अगर इनहिबिटर्स कम्पीट हो रहे हैं तो ग्राफ्स किस तरीके से होगा। अगर हम लोग कोई एग्जांपल लेते हैं ड्रग्स लाइक्स लिपिटर, तो लिपिटर्स का स्ट्रक्चर्स और सब्सट्रेट का स्ट्रक्चर सिमिलर होगा तो कौन पहले बाइंड होगा और किस तरीके से हम लोग को रिजल्ट्स कैरी आउट करेंगे। ठीक है, अब नॉन कॉम्पिटिटिव में देखते हैं कि जो इनहिबिटर्स है उसका शेप सब्सट्रेट के शेप के साथ डिफरेंट होता है, तो वो क्या करेंगे आपस में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करवा पाएंगे। ऑन कॉम्पिटिटिव में वहाँ पे हम लोग का कोई भी कंपटीशन नहीं रहता है। यहाँ पे सिर्फ सब्सट्रेट एंजाइम्स के साथ बाइंड होगा और अपना रिएक्शंस करवाएंगे। ठीक है, कंपटीशन नहीं होता यहाँ पे। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है कि मिथानॉल, इथानॉल, ग्लाइको, इथिलीन ग्लाइकोल एक्सेट्रा आर द नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एग्जाम्पल। टेट्रामिथाइल सल्फोक्साइड, 3-ब्यूटाइल thiolene, 1-oxides आर नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऑफ लिवर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ठीक है, अब देखते हैं कि मिक्स्ड इनहिबिटर क्या है। मिक्स्ड इनहिबिटर्स में क्या होते हैं कि जो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स हैं वो एंजाइम सब्सट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। मतलब एंजाइम्स में सब्सट्रेट और इनहिबिटर दोनों मिक्स होकर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कराएंगे और रिएक्शंस देंगे। और नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, ऑन में भी कॉम्पिटिटिव नहीं होता, नॉन में भी कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सब्सट्रेट का शेप है और एंजाइम्स का शेप, इनहिबिटर्स का शेप है वो टोटली डिफरेंट रहता है। जैसे कि ये देखिए, जैसे ये है सब्सट्रेट और ये है इनहिबिटर, तो ये दोनों का शेप टोटली डिफरेंट है। तो ये क्या करेंगे, एंजाइम्स के जो एक्टिव साइड है वहाँ पे आके अपने शेप के हिसाब से बाइंड हो जाएंगे। एंजाइम्स के दोनों साइड में एक इनहिबिटर्स के लिए शेप होगा, एक सब्सट्रेट के लिए शेप होगा, तो वो अपना आके अपने शेप के हिसाब से उसमें बाइंड होएंगे। लेकिन एक यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाता है कि एंजाइम्स का शेप यहाँ पे सब्सट्रेट के शेप के साथ सिमिलर नहीं होता है, तो सब्सट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड नहीं हो पाता है, इसीलिए रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको देख सकते हैं कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स इन्वॉल्व्स द मॉलिक्यूल बाइंड टू द साइड्स अदर देन द एक्टिव साइड्स एंड एलोस्टेरिक साइड्स। The bind of inhibitors to the allosteric side causes the conformational changes of the enzyme's active side। तो वो अपना conformational changes करवा देता है और उसका शेप चेंज हो जाता है। तो अगर शेप चेंज होता है, सब्सट्रेट के साथ रिएक्शंस नहीं हो पाता है, तो सब्सट्रेट एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ही नहीं होगा। सब्सट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं होगा तो वहाँ पे रिएक्शंस नहीं होगा। ठीक है, अब इरिवर्सिबल में देखते हैं। इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स इन्वॉल्व द कोवैलेंट अटैचमेंट ऑफ द इनहिबिटर्स टू द एंजाइम। द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स इज completely lost. It can only be restored only by the synthesized molecule। यहाँ पे खाली रिस्टोर होते हैं सिंथेसाइज्ड मॉलिक्यूल, और यहाँ पे क्या होते हैं, कैटालिटिक एक्टिविटी एंजाइम्स के कॉम्प्लीमेंट्री को लॉस्ट कर देते हैं और कोवैलेंट बॉन्ड के साथ अटैच्ड होकर इनहिबिटर्स इन्वॉल्विंग द कोवैलेंट बॉन्ड अटैचमेंट
इनहिबिटर्स टू द एंजाइम्स कैन बी गिवन। ठीक है, तो एक रिवर्सिबल एग्जांपल का इनहिबिटर्स का एग्जांपल्स है एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या करता है, अपने टारगेट साइड में कोवेलेंटली मॉडिफाइड होकर की एंजाइम्स इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेशन इज एन इरिवर्सिबल इनहिबिटर व्हिच टारगेट एंड कोवेलेंट मॉडिफाइड a key enzymes involved in inflammations of an irreversible inhibitor. Suicide inhibitors, it is an unusual types of irreversible inhibitors where the enzymes converts the inhibitors into a reactive form. It is a active site. ठीक है, अब देखते हैं कि एंजाइम्स हमारे बॉडी में क्या एप्लीकेशन देता है, मतलब कौन से एंजाइम्स का क्या एप्लीकेट है। तो इन थेराप्यूटिकली एंजाइम्स लाइक स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम है वो हमारे बॉडी में क्या एप्लीकेट कराते हैं, यूजफुल फॉर क्लियरिंग द ब्लड क्लट प्रोसेस में यूज होते हैं। तो जो हमारे बॉडी के में कोई भी हिस्सा में कटिंग होता है, जो ब्लड क्लटिंग हो गया होता है, उसको क्लियरिंग करवाने में स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम्स का मेन रोल है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पेप्सिनोजेन एंजाइम है वो पेप्सिन में कन्वर्ट होके फिब्रिन से फिब्रिनोजन में फॉर्मेशन कराता है। तो ये स्टेप को टोटली ब्लॉक करके एंजाइम ये प्रोसेस को कैरिड आउट करवाने में ये एंजाइम्स का रोल है। स्ट्रेप्टोकाइनेज कन्वर्ट द इनएक्टिव प्लाज्मिनोजेन टू एक्टिव प्लाज्मिनोजेन, मतलब ये कन्वर्ट करवाता है इनएक्टिव टू एक्टिव फॉर्म में। और जो हमारे क्लॉटिंग हुआ रहता है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, तो उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कराएगा, तो जो क्लॉटिंग हुआ रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है आस्परजिनोज एंजाइम। आस्परजिनेज एंजाइम वो क्या करवाता है, यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया मीन्स WBC कैंसर। जो हमारे WBC सेल में कैंसर हुए रहते हैं उसका ट्रीटमेंट करवाने में हेल्प होते हैं। दिस लीड्स टू डिप्रेशन in the variability of the tumor cell. Next enzyme trypsin used for diffusion of a number of drugs बहुत सारे ड्रग्स को डिफ्यूज करवाने में यूज होता है ट्रिप्सिन का। ठीक है, बॉडी में डिफ्यूजन करवाने के लिए। नेक्स्ट वन इज द हालुरोनिडेज एंजाइम। ये एंजाइम का यूज किया है, यूज फॉर द डिफ्यूजन ऑफ द, इसका भी सेम ही रोल है ट्रिप्सिन के साथ। और एंजाइम है जैसे कि पेप्सिन है, पापाइन है, एमाइलेज है, ये एडमिनिस्ट्रेट होते हैं इम्प्रूव डाइजेशन प्रोसेस के लिए। पेप्सिन, पापाइन, एमाइलेज ये डाइजेशन प्रोसेस के लिए इन्वॉल्विंग हेल्प होते हैं, इम्प्रूव होते हैं। नेक्स्ट इन डायग्नोसिस प्रोसेस के लिए हमारा एंजाइम्स का क्या रोल है, फॉर डायग्नोसिस प्रोसेस एंजाइम्स के क्या क्या रोल हैं, कौन से एंजाइम्स के क्या रोल हैं वो देखते हैं। एमाइलेज एंजाइम, उसका नॉर्मल रेंज क्या है 80 to 180 50 मोही यूनिट पर DL। ये क्या करते हैं, एंजाइम्स को सेक्रेट करवाते हैं इन पैनक्रियाज में ये एंजाइम्स जो है ये पैनक्रियाज में सेक्रेशन प्रोसेस करवाने में हेल्प होते हैं। इंक्रीज द लेवल ऑफ द ब्लड डोनेट एक्यूट पैनक्रेटिक, जो हमारे पैनक्रेटिक साइड है, एक्यूट पैनक्रेटिक साइड, वहाँ पे ब्लड डोनेट प्रोसेस को इन लेवल को इंक्रीज करवाने में हेल्प करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अल्कालिन फॉस्फेट। अल्कालिन फॉस्फेट का क्या रोल है, द लेवल इट्स लेवल इंक्रीज इन सर्टेन बोन ऑफ लिवर डिजीज, इट यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ द रिकेट्स, कार्सिनोमा ऑफ बोन एंड ऑस्टियोमाइसिस। तो अल्कालिन फॉस्फेटेज एंजाइम्स का रोल क्या है, वो डायग्नोसिस प्रोसेस में हेल्प करते हैं फॉर द रिकेट्स डिजीज, कार्सिनोमा डिजीज एंड बोन ऑफ द कार्सिनोमा ऑफ बोन एंड ऑस्टियोमाइसिस। ठीक है, और नेक्स्ट वन इज द एसिड फॉस्फेट। एसिड फॉस्फेट का रोल क्या है, ये यूज होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड में, मेनली प्रेजेंट होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड में, और ये इंक्रीज करते हैं ब्लड लेवल, हेल्प फॉर डायग्नोसिस ऑफ पैनक्रेटिक कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर। जो हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड में अगर कैंसर हो रहे हैं तो वहाँ पे ब्लड लेवल को इंक्रीज करवाने में हेल्प करवाते हैं। क्रिएटिन स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम, ये क्या करते हैं, द एंजाइम प्रेजेंट्स इन हार्ट एंड स्केलेटल मसल। क्रिएटिन फ्रुक्टोज काइनेज,
प्रेजेंट्स होते हैं हार्ट और स्केलेटल मसल में। ये इंक्रीज करवाते हैं ब्लड लेवल फॉर डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन इन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। तो हमारा यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है कि क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज एंजाइम्स कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं या फिर इसका यूज क्या है, ठीक है। और लैक्टेज डिहाइड्रोजनेज LDH लेवल सेरम इंक्रीज द ल्यूकेमिया मायोकार्डियल इन्फेक्शन इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस lipase enzyme level is increased in acute pancreatic and carcinoma increase. This decrease can be diagnosed the estimated plasma lipase level. Isocitrate dehydrogenase enzymes of Krebs cycle, its level increase in the hepatitis and malignancy of the liver. तो ये सब हमारे बॉडी में हर एक एंजाइम स्पेसिफिक डिजीज के लिए यूज होते हैं और उनका एप्लीकेशन सेवरल है। Any queries to comment in a comment box.